दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, तो आपका जवाब क्या होगा? हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक चीज जो सबसे पहले आती है वो है ऑक्सीजन। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, ये सच है। लेकिन ये वो खास चीज नहीं है जिसकी वजह से पेड़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स नहीं है? ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स असल में समुद्र है। शॉकिंग बट इट्स ट्रू। जी हाँ, हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र से ही मिलती है, जिसे बनाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके साथ ही धरती पर मौजूद हर तरह के छोटे बड़े प्लांट्स सभी ऑक्सीजन प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते ही हैं। धरती पर मौजूद घास, खरपतवार, झाड़ियाँ, ये सब भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इवन हम जो फार्मिंग करते हैं वहाँ भी खेतों में जो फसल लहलहाती है वो भी ऑक्सीजन को पैदा करती है। अगर पेड़ों का महत्व सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है तो फिर हमें पेड़ों को लगाने और पेड़ों को बचाने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा कि हमने जाना, ऑक्सीजन तो हमें अदर सोर्सेज से भी मिल ही जाती है। तो फिर पेड़ों का असल महत्व असल में क्या है? पेड़ इकोलॉजी में आखिर ऐसा क्या खास कंट्रीब्यूट करते हैं जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? यही सब पता करेंगे आज की इस वीडियो में, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। ट्रीज की इंपॉर्टेंस आपको आसानी से समझ आ सके, इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सवाल है कि पेड़ मांस कैसे गेन करते हैं? यानी आपने देखा होगा कि कुछ ग्राम के नन्हे से पौधे से कुछ ही सालों में कई कुंटल का पेड़ बन जाता है। तो ये जो मांस उस पेड़ ने अपनी ग्रोथ के दौरान गैदर किया, उसका सोर्स क्या है? वो कहां से आया? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं सभी चीजें एटम से मिलकर बनी है। तो अगर पेड़ ने मांस गेन किया है तो जरूर ही उसने इन एटम्स को कहीं ना कहीं से तो गैदर किया होगा। आखिर कहां से? जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम अपना बॉडी मास उस फूड से गेन करते हैं जो कि हम खाते हैं। लेकिन पेड़ तो हमारी तरह खाना नहीं खाते, तो फिर आखिर वो अपना मांस कहां से गेन करते हैं? शायद आप सोच रहे हो कि पेड़ अपना मांस उस मिट्टी से गेन कर सकते हैं जिसमें उनकी जड़ें फैली हुई हैं। हम सभी जानते हैं कि पेड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए उन्हें मिट्टी से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें वो अपनी जड़ों के जरिए मिट्टी से एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और इसीलिए हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं ताकि उन्हें वो पोषक तत्व मिल सके। पेड़ जिस हार्ड मटेरियल से बने होते हैं वो भी तो मिट्टी से ही आ सकता है शायद। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, ये सही है कि पेड़ों को अपनी ग्रोथ के लिए मिट्टी से कुछ पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन पोषक तत्वों का पेड़ों के टोटल मास में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है। 16वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट जॉन बाप्टिस्ट वैन हैमिल्टन ने यही पता करने की कोशिश की। उन्होंने एक पेड़ को एक पॉट में उगाया और जिसकी मिट्टी के वजन को उन्होंने पहले से मेजर किया हुआ था। 5 साल तक उन्होंने उसकी केयर की और इस दौरान इस बात का ध्यान रखा कि ना तो उसमें बाहर से कोई मिट्टी डाली जाए और ना ही कोई भी मिट्टी उस पॉट से बाहर जा सके। 5 साल के बाद जब उन्होंने पेड़ की मिट्टी को अलग करके उसका वजन किया तो वो 72 केजीज का था, जबकि मिट्टी के वजन में केवल 60 ग्राम्स की कमी आई थी। ये इस बात का सॉलिड एविडेंस था कि पेड़ अपना मास मिट्टी से गेन नहीं करते। मिट्टी के बाहर होने के बाद अब जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बचता है वो है पानी। ये हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी पेड़ हो वो पानी के बिना नहीं रह सकता। जड़ों से मिनरल्स के साथ साथ पेड़ अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या ये पानी ही पेड़ों के मास का मेन इंग्रेडिएंट है? जवाब है नहीं। एक लिविंग ट्री में अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी मौजूद हो सकता है, लेकिन पेड़ों का मोस्ट ऑफ द मास पानी से नहीं आता। मिट्टी और पानी के बाहर होने के बाद अब क्या बचता है? शायद आप सोच रहे हो सनलाइट। जैसा कि हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि पेड़ सनलाइट को इस्तेमाल कर अपना फूड बनाते हैं। बट एज यू नो, सनलाइट इज जस्ट फोटॉन्स एंड एज वी नो दे डोंट हैव मास। यानी सनलाइट सिर्फ एनर्जी है, ये पेड़ों को मास नहीं दे सकती। जैसे कि हम गैस स्टोव पर अपना खाना बनाते हैं तो गैस को जलाने से जो हीट निकलती है वो है एनर्जी, जो कि फूड को कुक करती है, लेकिन वो फूड के मास में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती। ठीक इसी तरह सनलाइट की एनर्जी प्लांट्स को उनका फूड बनाने में हेल्प करती है, बट मास में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती। ओके, तो मिट्टी, पानी, सनलाइट, इन सबके बाहर होने के बाद और भी कोई कैंडिडेट बचा है क्या? आपको क्या लगता है? इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? वेल यस, एयर, हवा। हमने स्कूल में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और जी हाँ, यही वो छुपी रुस्तम है जो कि पेड़ों के मास में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। पेड़ जब अपना फूड बनाते हैं तो वो सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं।
और इसी को यूज़ कर वो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स बनाते हैं जिनसे पेड़ का तना, उसकी टहनियाँ और पत्ते बनते हैं। और इसीलिए पेड़ इकोसिस्टम में एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेड़ असल में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से इकोसिस्टम को क्या फ़ायदा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका एटमॉस्फेयर में ज़्यादा क्वांटिटी में होना हमारे प्लैनेट के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। देखिए, होता क्या है कि हमारी अर्थ सन से लगातार हीट को एब्जॉर्ब करती रहती है एंड बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर इसमें से कुछ हीट यहीं पर ट्रैप हो जाती है और इसमें से बहुत सारी हीट को अर्थ वापस स्पेस में रेडिएट कर देती है। अर्थ कितनी हीट को ट्रैप करेगी ये एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ गैसेस पर डिपेंड करता है। कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जिन्हें हम अर्थ का ब्लैंकेट कह सकते हैं। जिस तरह एक ब्लैंकेट हीट को ट्रैप कर हमें गर्मी देता है, उसी तरह ये ग्रीन हाउस गैसेस भी हीट को ट्रैप कर अर्थ को गर्म रखती हैं। लेकिन जिस तरह हमें ज़रूरत से ज़्यादा ब्लैंकेट डिस्कम्फर्ट कर देते हैं, ठीक उसी तरह इन ग्रीन हाउस गैसेस की एटमॉस्फेयर में ज़रूरत से ज़्यादा मौजूदगी अर्थ के सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। इनकी वजह से बढ़ी हुई गर्मी क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है और जिसके बहुत सारे बैड कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनके बारे में आप लोग अक्सर पढ़ते सुनते रहते होंगे। आज एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स फॉसिल फ्यूल है। हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारे घर, इन सब की एनर्जी नीड्स में कोल, ऑयल और गैस से पैदा होने वाली एनर्जी का 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है। जब हम फॉसिल फ्यूल को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं तो उससे एक बड़ी क्वांटिटी में ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, जिनमें से एक बड़ी परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। क्या आप जानते हैं कि जिस फॉसिल फ्यूल को आज हम यूज कर रहे हैं वो करोड़ों साल पहले धरती पर मौजूद रहे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अवशेष हैं? जो एनर्जी उन जीवों ने अपने लिए जमा की थी वो आज उनके मरने के करोड़ों साल बाद हमारे काम आ रही है। लेकिन इस एनर्जी को जब हम यूज करते हैं तो वो कार्बन जिसे उन जीवों ने करोड़ों साल पहले एटमॉस्फेयर से लेकर अपने शरीर में जमा कर लिया था, वो वापस रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। करोड़ों साल से धरती के अंदर कैद पड़े इस कार्बन को हम लगातार एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से हम इसे रिलीज कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है और जिसके कारण को अभी हमने समझा। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इसका कोई सबसे चीप एंड बेस्ट सॉल्यूशन है तो वो है पेड़। एक बड़ा पेड़ ऑन एन एवरेज लगभग 25 kg कार्बन डाइऑक्साइड को पर ईयर एब्जॉर्ब करता है और इसके बदले हमें ऑक्सीजन देता है और वो ये सब करता है फ्री में, बिना हमसे कुछ लिए। अगर इस काम के लिए हम कोई मशीन भी बना लें तो उसे बनाने, चलाने और मेंटेन करने में हमें बहुत टाइम और पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा पेड़ों से धरती को और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये हवा को साफ रखने में मदद करते हैं, ये मिट्टी के कटान को रोकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व रखने में मदद करते हैं, रेन साइकिल को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्या आप जानते हैं कि हर साल ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है उसका लगभग 50% ही नेचुरल प्रोसेसेस के जरिए एब्जॉर्ब हो पाता है। हर साल लगभग 10.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा हर साल एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। ये इतनी ज़्यादा है कि अगर आज हम इस रिलीज को पूरी तरह से रोक भी दें तो दोबारा पहले जैसे लेवल पर अर्थ को रिस्टोर होने में हजारों साल का समय लग जाएगा। पेड़ों को प्लांट करके भी अगर हम इस एक्स्ट्रा रिलीज को बैलेंस करना चाहें तो दुख की बात यह है कि इस एक्स्ट्रा रिलीज को एब्जॉर्ब करने के लिए जितने पेड़ चाहिए उन्हें लगाने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं है। वर्तमान में जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका पेट भरने के लिए हम धरती पर एक अच्छे खासे एरिया को एज अ एग्रीकल्चर लैंड यूज करते हैं और रिहाइश के लिए भी हमने अच्छी खासी जगह को एक्वायर किया हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम अर्थ को इसकी लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और यही वजह है क्लाइमेट चेंज ह्यूमैनिटी के लिए एक रियल थ्रेट बनती जा रही है। दुनिया भर की सरकारें अगर पेड़ों को लगाने के साथ साथ कार्बन रिलीज को भी घटाने पर जोर दे रही हैं तो इसके पीछे यही रीज़न है। दोस्तों, अगर हमें अपनी धरती को बचाना है तो हमें अभी से इस पर ध्यान देना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि अभी हमारी नॉलेज में यही एक प्लेनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।